अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज की टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल के बगैर जेनेटिक्स का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाया जाता है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या थी, मेंडल ने वो क्या करैक्टरिस्टिक्स देखे पी प्लांट में जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को चुना, जिसकी वजह से उसने अपनी सारी रिसर्च पी प्लांट पे की, थाउजेंड ऑफ रिसर्चेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है और इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। जॉर्ज मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क हु लिव्ड इन द 1800। मेंडल ने कंडक्ट किया थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट पे टू सी द ट्रेड्स, ताकि वो उनकी ट्रेड्स देख सके, उनकी करेक्टरिस्टिक्स देख सके। वर्ड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टरिस्टिक्स पास आउट होती हैं। मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों? फॉर फिगरिंग आउट द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड। ये फिगर आउट करने के लिए उसने ये जाना कि कैसे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिटेड होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स के थ्रू जाती हैं। उसने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया था। अब हम देखते हैं कि मेंडल की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या थी। ही चूज़ द प्लांट ईजी टू ग्रो। उसने वो प्लांट चूज़ किया जो कि ईजी टू ग्रो था, मतलब आसानी से एक तो उग जाता था और वो एक ही सीज़न में क्या हो जाता था, मेच्योर हो जाता था, पी प्लांट। ही वर्क विद 7 ट्रेड्स। उसने क्या किया, उसने 7 करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। ईच रिप्रेजेंटेड बाय 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। एक जो करेक्टर था वो उसके अंदर 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। जैसे अगर मैं हाइट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल इफ यू सिलेक्ट द हाइट, तो हाइट में 2 ट्रेड्स आते हैं, या तो हाइट छोटी हो सकती है या हाइट बड़ी हो सकती है। इस तरह के उसने 7 करेक्टर्स लिए। मजीद उसने क्या किया था, ही रिस्ट्रिक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। उसने अपना एक्सपेरिमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, वर्क टू 1 और वेरी फ्यू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ठीक है। ही केप्ट द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। उसने हमेशा अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड रखा जो कि बाद में लोगों के काम आए और उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फ़ायदा उठाया अदर साइंटिस्ट ने। अब हम अप्रोच के बाद थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि उसने पी के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। उसने प्लांट के अंदर कौन कौन सी फीचर्स को देख के, ट्रेड्स को देख के डिस्कस करके अपने दोनों लॉज निकाले थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ ऑफ स्टेम। उसने लेंथ ऑफ स्टेम को स्टडी किया, पी प्लांट के टॉल है या शॉर्ट है। फिर उसने पोजीशन ऑफ फ्लावर्स देखी कि प्लांट के ऊपर फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सल है या टर्मिनल है। कलर ऑफ अनराइप पोड्स देखे, ग्रीन है, येलो है। फ्लावर ऑफ राइप पोड्स देखे, फॉर्म ऑफ राइप पोड्स, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है। फिर उसने देखा फॉर्म ऑफ राइप सीड्स, राउंड है या रिंकल्ड है। कलर ऑफ कोटिलेडन, येलो है या ग्रीन है। कलर ऑफ सीड कोट, ग्रे, ब्राउन है या वाइट है। ये वो 7 ट्रेड्स हैं जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टडी किए, 7 करेक्टरिस्टिक्स विद ड्यूअल ट्रेड्स। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि उसकी वर्किंग का कंक्लूजन क्या निकला था। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको 9th क्लास से लेके आपके BS लेवल तक ये ऑल दो थ्रू आउट आपको इससे कोई ना कोई लिंक रहता है आपका, या तो आपको लॉन्ग में आता है या इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, द हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स, हेरिडेटरी वो जो आपको विरासत में खसूसियात मिली हैं, आर डिटरमाइंड बाय द पर्टिकुलर यूनिट और फैक्टर्स। तो यूनिट या फैक्टर को आप जीन भी कह सकते हैं, यहाँ पे यूनिट और फैक्टर से मुराद जीन ही है। दीज यूनिट्स फैक्टर्स या जीन अकर इन द पेयर्स इन एन इंडिविजुअल। किस फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, किसमें, इंडिविजुअल से। अभी उसने बहुत बड़ी बात डिस्क्लोज कर दी थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि उसको ये पता चल गया था कि जो जीन्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, और हम उस पेयर को क्या कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा जीन का जेनेटिक्स का आइडिया हो तो हम उस पेयर को अलील्स बोलते हैं। बट इन द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, लेकिन जर्म सेल की फॉर्मेशन में दीज फैक्टर्स आर सेग्रीगेटेड। ये फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। सो डैट ओनली 1 मेंबर ऑफ अ पेयर, के वो जो 2 पेयर हैं, 2 अलील हैं, उनमें सिर्फ एक ही मेंबर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एनी 1 गैमीट, तो वो ट्रांसमिट हो जाए एनी 1 गैमीट से। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट, जब मेल और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, द डबल मेंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्टोर्ड इन द ऑफस्प्रिंग। तो वो जो डबल नंबर ऑफ फैक्टर्स था या जीन्स था वो भी रिस्टोर्ड हो जाता है। अब वो इस पूरी जो उसने डिफ़ाइन किया इसमें वो क्या कहानी बता रहा है, वो ये बता रहा है कि एक जो पेरेंट प्लांट है उसके अंदर जो जीन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर हाइट का जीन है, तो वो जो प्लांट एक पेरेंट प्लांट, 2 पेरेंट प्लांट है, एक मेल है एक फीमेल है। तो जो मेल है उसके अंदर भी क्या है, एक जीन है, उसके अंदर 2 अलील हैं। अब दोनों अलील हैं और है एक ही जीन, क्योंकि जीन के अंदर 2 अलील होते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। ये है फीमेल, इसके अंदर भी जीन इसका जो हाइट वाला है और उसके अंदर क्या है, 2 अलील। अब वो कह रहे हैं कि जब गैमीट्स बनते हैं ना, तो क्या होता है कि इन 2 अलील में से सिर्फ क्या होता है, एक अलील दोनों का पार्टिसिपेट करेगा, एक अलील खत्म और एक अलील ने हम क्या करना है, पार्टिसिपेट। अल्टीमेटली जब वो दोनों अलील दोबारा फ्यूजन होगी गैमीट्स की, जब वो मिलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से अलील की जो है वो रिस्टोर हो जाएंगे, जीन दोबारा रिस्टोर हो जाएगा और नया जो जीन
जीन बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों डिफरेंट पेरेंट्स के अलील के कॉम्बिनेशन से नया जीन बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ये हो रही है कि अलील्स या वो जो दो पार्ट्स हैं या जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं उसके जो जीन के जो दो पार्ट हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मेल में भी दोनों पार्ट एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, फीमेल में भी, फिर वो अलग अलग आगे जब मिलेंगे तो फिर एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, और यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। द टॉल ड्राफ क्रॉस एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वही टॉल और ड्राफ होता है छोटा, हाइट की अब हम यहाँ पे बात करें, इसकी बेस पे मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या स्टोरी है सारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अकॉर्डिंग टू द मेंडल के मुताबिक ऑल द P1 टॉल T1 एंड TT प्लांट्स कंटेन सिमिलर यूनिट फैक्टर्स। अगर मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दिखा दूँ पूरा आपको ड्रा करके, तो मुझे लगता है ये फिर रीड करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो पहले मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पूरे चार्ट की। P1 क्या है? P1 इज़ द फिनोटाइप। मैंने फिनोटाइप यहाँ लिखा है। फिनोटाइप और जीनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार्टिंग में समझ लें। फिनोटाइप इज़ बेसिकली द फिजिकल एक्सप्रेशन। अगर कोई इंसान है या कोई प्लांट है वो टॉल है तो उसकी फिनोटाइप क्या है कि वो टॉल है। और जीनोटाइप क्या होती है कि उसकी जीन्स क्या है। हमें एकदम से देख के तो ऑब्वियसली जीन्स का जीनोटाइप का नहीं पता चलता, लेकिन फिनोटाइप हमें कैसे पता चल जाता है, हम फ़ौरन अपनी आँख से देखते हैं हमें पता चल जाता है। अब फिनोटाइप में हमने क्या लिया, टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। होमोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस शॉर्ट है। उसके बाद गैमीट्स बने, एक टी यहाँ से आया एक टी यहाँ से आया। जब इन दोनों ने कंबाइन किया तो ये क्या बन गया, हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस मींस कि एक कैपिटल टी या एक स्मॉल टी, अगर दोनों कैपिटल टी होते तो होमोजाइगस टॉल होता। तो अब ये क्या बन गया, हेट्रोजाइगस टॉल। F1 जनरेशन के रिजल्ट में क्या बना है, हेट्रोजाइगस टॉल। अब हम F1 मल्टीप्लाई बाय F1 करेंगे। F1 जनरेशन को जब हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, F1 मल्टीप्लाई बाय F1 क्या था, टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके भी दो गैमेट्स बन गए, इसके भी दो गैमेट्स। अब ये चारों जो हैं ये आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में फ्यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ या शॉर्ट आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या रेशो बन गई, ये बन गई है 3:1 विद रिस्पेक्ट टू फिनोटाइप। 3 क्या है, टॉल, ऑल्दो इनकी जीनोटाइप अंदर से डिफरेंट है लेकिन फिनोटाइप क्या है, तीनों टॉल है। तो 3 और 1:1 जो 25% पार्ट है वो क्या है, स्मॉल का है। 75% प्लांट्स वर टॉल, 25% वर ड्वार्फ। ऑल्सो द रेशो ऑफ फिनोटाइप इज़ 3:1। ये किसकी टर्म है, फिनोटाइप की उसमें। इन टर्म्स ऑफ जीनोटाइप में क्या होता है, जीनोटाइप में आपके पास होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल, और फिर आपके पास दो क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल। तो हमारे पास हो जाएगा 1:2:1, मतलब होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि उसकी फिनोटिपिक कौन सी रेशो है और जीनोटिपिक कौन सी रेशो है। जीनोटिपिकली वो 1:1 रेशो है और फिनोटिपिकली वो 3:1 रेशो है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह से क्रॉस किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की कि प्रोसेस क्या है इसका। अकॉर्डिंग टू द मेंडल ऑल द P1 प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट कंटेन सिमिलर यूनिट फैक्टर्स, ठीक है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द ओवा एंड द पोलन ऑफ ऑल द टॉल प्लांट्स received one tall unit factor and a result of segregation. Similarly, ova and pollen of dwarf plants received one dwarf unit factor. यहाँ पे अब यही बात करें कि जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो दोनों तरफ से क्या आएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे अलील्स, और वो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या आएंगे, एक जीन का एक पार्ट आएगा। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑल F1 प्लांट रिसीव वन ऑफ ईच यूनिट फैक्टर। दोनों में से क्या लेगा, ईच यूनिट फैक्टर लेगा, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी। इसका मतलब वो जो F1 का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा पहले वाले पेरेंट्स का। बिकॉज टॉल इज़ डोमिनेंट टू ड्राफ ऑल F1 प्लांट्स पर टॉल, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है प्लांट से इसलिए F1 सारे क्या होंगे, टॉल होंगे। ऑल्दो उनकी फिनोटिपिकली सारे टॉल होंगे लेकिन जीनोटिपिकली हमें पता है कि वो हेट्रोजाइगस स्मॉल है। व्हेन F2 प्लांट्स फ्रॉम गैमीट, जब F2 प्लांट्स गैमीट्स बनाएंगे, ईच गैमीट रिसीव आइदर टॉल और ड्राफ यूनिट फैक्टर्स। फिर F2 जब वो आगे से प्रोसीड करेंगे, F1 मल्टीप्लाई बाय F1 करेंगे, F1 को ही सेल्फ कोऑर्डिनेट करके आगे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि F2 में कंसिस्ट ऑफ 3/4 टॉल एंड 1/4 ड्राफ और रेशो ऑफ 3:1। फिर उनको पता चलेगा कि जब F2 की जनरेशन का रिजल्ट आएगा तो उसमें 75% तो टॉल होंगे लेकिन उन्हें 25% क्या होंगे, ड्राफ। इसका मतलब ड्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर स्टिल प्रेजेंट एंड द ऑफस्प्रिंग्स गेट इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग है उसको ड्रॉप वाली कंडीशन कहाँ से मिली, अपने पेरेंट्स से, टॉल वाले भी पेरेंट्स से ड्रॉप। इसका मतलब वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। इस तरह उसको पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड होती हैं और ये पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। आज हमने पढ़ा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है और मेंडेलियन जेनेटिक्स की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या थी और उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी जो उसने पी प्लांट में देखी और उसके ऊपर उनको डिस्कस किया उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसकी बेस पे उसने अपने दो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लॉज निकाले। पहला जो लॉ है वो आज की वीडियो हमने डिस्कस कर लिया, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे गैमीट बनते हुए दोनों पेरेंट्स से ट्रेड्स आते हैं और जो इनहेरिट होते हैं जो स्प्रिंग में जाते हैं और दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है बच्चों के
हाइट में भी, इवन इन केस ऑफ प्लांट्स हाइट में, फ्लावरिंग में, हर चीज़ में पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन होती है उन ट्रेड्स में बच्चों की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो वो भी इससे फ़ायदा लें। और अपने आने वाले पेपर्स में इन नोट्स से आप ज़रूर तैयारी करें ताकि आपको पेपर में आसानी रहे। ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।